कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की है। भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी जी गलत बयानी पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं। कोई दिन कोई मीटिंग ऐसी नहीं है जहां पर कोई गलत बयान जो तथ्यों को नकारता हो या राजनीतिक विरोधियों को अपमानित करता हो नरेंद्र मोदी की शैली का हिस्सा ना हो। उनसे इससे बेहतर कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को सही मायने में आप कहें दोष दिया जा सकता है या श्रेय दिया जा सकता है, पिछले कई वर्षों में राजनीतिक संवाद को धरातल पर गिराने का और मर्यादा शालीनता की हर सीमा को तोड़ने का, वो नरेंद्र मोदी जी को जाता है, उनके कुछ सहयोगियों को जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो गलत बयान दिए हैं, कुछ गलत बयान पिछले कल सीमांध्र में, खैर उनको कुछ शौक़ भी है शब्दों का इस्तेमाल करने का, जिस तरह उन्होंने पिछले 2 दिन में कहा, निशाना लगाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर कि उन्होंने सीमांध्र की जनता की पीठ में छुरा भोंका। ये बहुत ही गलत बयान है। आंध्र प्रदेश राज्य कई सालों से परीक्षा की घड़ी से और बड़े दुखदायी वातावरण में गुजर रहा था। वहाँ के लोगों ने इसका नुकसान उठाया, वहाँ के विकास को इसका नुकसान हुआ, निवेश में नुकसान हुआ, और यही एक कारण था कि पिछले साल गुजरात थोड़ा सा आगे निकल गया एफडीआई में आंध्रा को पीछे करता हुआ, क्योंकि वहाँ के कष्ट को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना में जब चुनाव प्रचार किया तो तेलंगाना बनने का श्रेय बीजेपी के समर्थन को दिया। उन्होंने तेलंगाना में ये याद कराया कि जुलाई 2013 में उन्होंने अपनी ट्विटर पर तेलंगाना बनने के लिए तेलंगाना के लोगों को कहा कि ये उपलब्धि होगी उस बीजेपी के समर्थन की वजह से, लोगों के संघर्ष की वजह से। मैंने इस पे टिप्पणी इसलिए करना उचित समझा कि इनकी दूसरी ज़बान है और पारस्परिक विरोधी ये बात करते हैं एक ही राज्य के अंदर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने के लिए। तो तेलंगाना में तेलंगाना की बात करी एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में, और सीमांध्रा में जाकर अब वहाँ चुनाव होना है, वोट पड़ना बाकी है, तो वहाँ उन्होंने ये कहा। मुझे आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को ये याद कराना है कि उनका ये बयान के बिना किसी से बातचीत किए जल्दबाजी में किया गया फैसला है, बिल्कुल गलत है। अगर ऐसी बात होती तो 10 महीने पहले नरेंद्र मोदी स्वयं ट्विटर पर इसका स्वागत करके और श्रेय लेने का प्रयास ना करते। 10 महीने के बाद ऐसा बोलना गैर जिम्मेवाराना है। 3 साल से इस पे बातचीत चली है, स्पेशल कमेटी बनी है, सब राजनीतिक दलों से बात हुई है, राजनीतिक दलों ने चर्चा करके विधानसभा में और संसद में एक आम सहमति बनाई है, और जब ये निर्णय लिया गया संसद में इस पे चर्चा हुई दोनों सदनों में, उसमें भी उससे पहले प्रधानमंत्री ने, सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, सब राजनीतिक दलों से चर्चा की। बिल को पेश करने से पहले सदनों के अंदर, दोनों सदनों में जो कोई संशोधन का सुझाव दिया गया प्रतिपक्ष की तरफ से या सदन की तरफ से, उसको भी इस बिल में शामिल किया गया। और 2 मार्च को कैबिनेट ने इसको अपनी अप्रूवल दी, और कैबिनेट की अप्रूवल में एक स्पेशल पैकेज सीमांध्रा के लिए है। 13 डिस्ट्रिक्ट्स जो ज़िले हैं सीमांध्रा के, उनको स्पेशल स्टेटस दे दिया गया है, जिससे वो लाभान्वित होंगे।
नरेंद्र मोदी जी ने ये सारी बातें मतदाताओं को बतानी चाहिए थी, पर हम ये उम्मीद नहीं करते कि वो कोई बात ऐसी कहें। आज नरेंद्र मोदी जी ने खलीलाबाद में जनसभा करी है। खलीलाबाद की जनसभा में नरेंद्र मोदी जी ने आपत्ति जताई है कांग्रेस यूपीए के द्वारा और दूसरे राजनीतिक दल जो सही रूप में सांप्रदायिकता का विरोध करते हैं। ये कहा कि सेकुलरिज्म शब्द, उसका मजाक उड़ाया। हिंदी में नहीं बोले, उत्तर प्रदेश में अंग्रेज़ी का शब्द प्रयोग किया जानबूझकर, ताकि आम लोग ये ना समझें कि वो कह क्या रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं कहता हूँ जो हमारी सेना के जवान हैं उनके अधिकार सुरक्षित हों, तो कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म बोलती है। वो किसान के हित की बात करते हैं तो हम सेकुलरिज्म कहते हैं। उनको ये बताना चाहिए था कि वो सांप्रदायिकता की बात करते हैं, हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। वो समाज में दीवार खड़ी करने की बात करते हैं, हम दीवार तोड़ने की बात करते हैं। तो ये गलत बयानी उनके व्यक्तित्व का, उनकी शैली का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, जिसको शायद चुनाव के नतीजे के बाद भी नरेंद्र मोदी बदल ना सकें। ये भी एक सत्य है कि उन्होंने कई विषयों पर आज तक टिप्पणी करने से इनकार किया। वो कुछ कह देते हैं, जब उनसे जवाब मांगा जाता है वो टिप्पणी करना, उसका जवाब देना अपनी हैसियत के ख़िलाफ़ समझते हैं। और वो ये भी उनकी मानसिकता है कि किसी व्यक्ति को उनसे कोई बात करने का अधिकार नहीं है। हमने उनसे और भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न किया इस मंच से, पूरे देश में जहाँ भी हम चुनाव प्रचार में हैं, कि इतना प्रचंड प्रचार तंत्र, इतने साधन जो इस देश ने कभी नहीं देखे, इनका प्रबंध कैसे हुआ, ये कहाँ से आया। 10,000 करोड़ तो केवल प्रचार अभियान में है, चुनाव में नहीं। चुनाव में तो और खर्चे बहुत हैं। वो तो अपने 300 प्रत्याशियों को इन्होंने कितना दिया है, हमारे पास मालूमात है। हमको ये भी मालूमात है कि 80% जो एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर का पैसा दिया जाना है कि एयर चार्टर सर्विसेज और ये भोपाल में या दिल्ली में इस्तेमाल हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं, सब लोग करते हैं, सब राजनीतिक दल। तो जो लीजिंग है वो बाहर है, और 60% से ऊपर पैसा जो बाहर है, हिंदुस्तान के बाहर जो हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट लीजिंग कंपनीज़ की, वो पेमेंट्स भी बाहर हैं। ये बातें आएंगी सामने और आप लोग सामने लाएंगे, मुझे इस बात में कोई शक नहीं है। समय की सिर्फ बात है, कुछ अंतराल के बाद एक एक बात सामने आएगी और हर परत खुलेगी, सच्चाई क्या है ये देश जान जाएगा। पर मुझे इस पे एक बात कहनी थी कि हमने ये कहा था कम से कम जो कैलकुलेशन करके सितंबर महीने से नेशनल और रीजनल पेपर्स में एडवर्टीज़मेंट चल रही है, 2-2 पन्ने की, 3-3 पन्ने की, सितंबर महीने से, अभी से नहीं, और आप इसका पुष्टिकरण कर सकते हैं। सितंबर महीने से टेलीविज़न FM चैनल्स पे चल रहा है। तो 10,000 करोड़ भी हमने बहुत कंजर्वेटिव एक नंबर दिया था, जिसमें अधिकांश 80% काला धन लगा है। हमने उनसे उत्तर मांगा था कि किसका पैसा है, देश को बताएं। उन्होंने पलट पार करके कहा कि आनंद शर्मा या कांग्रेस पार्टी बताएं, जांच करा लें। चुनाव जब चल रहा है, जांच चुनाव आयोग कराएगा। पर क्योंकि ये उनके दल का पैसा लगता है, उनकी छवि को लेने के लिए, उनका चेहरा, उनकी सरकार, प्रधानमंत्री उनको बनाने के लिए, उनकी ताजपोशी के लिए, इसलिए जवाबदेही उधर बनती है। ये प्रश्न का उत्तर उन्होंने आज तक नहीं दिया। मैंने पहले भी कहा, इनकी किसी बात को गंभीरता से लेना मुश्किल है, पर अभी हाल में जो ये घटनाक्रम हुआ है उसमें काले धन को उजागर करने की बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ समय से एक अभियान मुहिम अच्छी बात है। काला धन बाहर आना चाहिए, जिसके पास काला धन है वो बेनकाब होने चाहिए।
उनको सज़ा मिलनी चाहिए कानून के तहत। तो नरेंद्र मोदी जी ने इसको बहुत ज़ोर से बोला है। इनके जो वयोवृद्ध नेता हैं जिनका कद छोटा कर दिया अब इन्होंने, और आरएसएस ने, अडवाणी जी, उन्होंने भी इस पे बात बोली है। और इनके एक सहयोगी है, एक ढोंगी बाबा रामदेव, वो भी काले धन को उजागर करने की बात करते हैं। अब वास्तविकता क्या है? यहाँ तो इन्होंने दिखा दिया कि हमको मालूम है कहाँ है, कैसे निकाला जाएगा और कैसे इस्तेमाल होगा। रामदेव जो हैं वो दो चीज़ों के लिए याद करेगा देश, दो दृश्य। एक दृश्य तो अभी जो हाल में कैमरे पर पकड़ा गया, आवाज़ भी, और किस विषय में बात थी। अलवर में महंत चांदनाथ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में प्रचार करने ये ढोंगी बाबा गए थे, और वहाँ मंच पर काले धन की मूवमेंट में जो दिक्कत आ रही है उसकी बात चर्चा हो रही थी, क्योंकि चुनाव लड़ा जा रहा है। और वही बाबा जो काले धन के विरुद्ध अभियान चलाते हैं, उन्होंने कहा कि इस पे चर्चा मत करें, यहाँ पर मीडिया है, माइक लगा हुआ है, पकड़े जाएंगे। ये आपने सबने सुना, पूरे देश ने सुना। मोदी जी इस पर चुप हैं, उसके बावजूद भी उनके साथ मंच पर जाते हैं। तो इसका मतलब है दो तरह के लोगों से इनकी खास मित्रता है। एक तो जो इस तरह का पाखंड करें, लोगों को गुमराह करें, गलत गंदी भाषा का इस्तेमाल करें, और जो क्रोनी कैपिटलिज्म है जिसको इन्होंने बढ़ावा दिया गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में। ये ढोंगी बाबा दूसरी एक चीज़ के लिए देश को याद रहेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। जब दिल्ली में आंदोलन हुआ था, श्री अन्ना हज़ारे ने अपना उपवास रखा था एक विषय को लेके, कुछ दिन चला उपवास, और सरकार ने उनसे बात की, प्रजातंत्र में होता है, आप सब ने दिखाया, और बातचीत सहमति के बाद वो बहुत दिन के बाद उपवास तोड़ा। ये दूसरा उपवास इन्होंने रखा क्योंकि आरएसएस द्वारा समर्थित था वो, कि सारा का सारा श्रेय कहीं एक तरफ कोई दूसरे लोग ना जाएं। और उसका कारण था कि उस वक्त अन्ना हज़ारे की पीठ पर कुछ और लोग चढ़े थे, जो बाद में टोपी लेकर अपनी सिर पे चला के चले गए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए इनको बैठाया गया। ये 3 दिन के बाद इनकी तबीयत ख़राब हुई। पीछे चित्र लगे थे शहीद भगत सिंह के, चंद्रशेखर आज़ाद के, स्वामी विवेकानंद के, महात्मा गांधी के। मैं सिर्फ आपको याद दिला रहा हूँ आपके माध्यम से देश को। और फिर इन्होंने पुलिस से झगड़ा किया, इनके समर्थकों ने। वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा स्पष्ट है। पुलिस जब आई, पुलिस बाद में आई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ने लिखा है। पथराव हुआ, और उस मेले में, शोरगुल में, ये गायब हो गए। बाद में जब प्रकट हुए तो हमारी किसी बहन बेटी का सलवार कमीज़ डाल के दुपट्टे में मुंह छुपाकर। कोई क्रांतिकारी ऐसे नहीं भागता, कोई बहुत बड़ा ढोंगी व्यक्ति ऐसा घिनौना काम कर सकता है। तो ये लोग इनके हैं साथी, सहयोगी। और नरेंद्र मोदी इन पर कोई टिप्पणी नहीं करते, इनको इस तरह से उठाकर चलते हैं जैसे ये देवतुल्य व्यक्ति इनका समर्थन कर रहे हैं। और जब इनको जिम्मेवारी मिल जाए, जो देश का दुर्भाग्य होगा मेरे दृष्टिकोण में, तो ये शायद ये और बाबा मिलके कोई क्रांतिकारी परिवर्तन भारतवर्ष के अंदर लाएंगे, जो संभव नहीं है। तीसरी बात जो मुझे आपसे कहनी है आज, वो बड़ी आवश्यक है। कई दिन से हम सुन रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी, ख़ास तौर पे यही, मैं इसलिए इनको बोल रहा हूँ क्योंकि ये बोल रहे हैं, बार बार कहते हैं दिल्ली में माँ बेटे की सरकार। ये छिछोरापन है, ये गंभीरता नहीं है। जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की, वज़ीर आज़म की कुर्सी पर आंख लगा के बैठे हैं, वो इस तरह की बात करें। श्रीमती सोनिया गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चुनी हुई अध्यक्ष हैं। वो संसद में चुनकर आती हैं, लोग चुनकर भेजते हैं, लाखों मतों से जिताकर, और इनकी उम्मीदवार की ज़मानत जब्त कराकर। अभी भी ऐसा होगा। वो यूपीए की चेयरपर्सन है, और पार्टी के अंदर एक व्यवस्था बनाई है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी द्वारा
नेतृत्व करी हुई सरकार है यूपीए की, नेतृत्व कांग्रेस का है। इसलिए ये स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी, जिसके मैनिफेस्टो में अपनी नीतियां हैं सरकार बनाने के संदर्भ में हर चुनाव में, उसकी समीक्षा अवश्य करती है। उसके लिए कोर ग्रुप बना है। हम यहाँ कोई छुप के काम नहीं होता, गलत नहीं होता, पर सरकार प्रधानमंत्री और उनके मंत्री चलाते हैं। शासन प्रशासन में कोई दखल अंदाजी हमारे संगठन की अध्यक्षा या संगठन की नहीं रहती। पर अगर कल को ये कहा जाए कि प्रधानमंत्री और वरिष्ठ मंत्री चेयरपर्सन या कांग्रेस अध्यक्षा से बात क्यों करते हो, बड़ी बेहूदगी की बात मैं समझता हूँ और बेवकूफ़ी की भी, क्योंकि जाहिर है हम उसी पार्टी के सदस्य हैं। अपने नेताओं से, नेतृत्व से बैठकर विचार विमर्श करना हमारा कर्तव्य भी है और ये होना भी चाहिए। राहुल गांधी जी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उससे पहले महामंत्री थे। दोनों ने स्वयं निर्णय किया था। सोनिया गांधी जी ने 2004 में जब राष्ट्रपति का निमंत्रण आ गया था कि वो प्रधानमंत्री पद को स्वीकार नहीं करेंगी, पूरा देश जानता है। राहुल गांधी जी को कई बार कहा गया, प्रधानमंत्री ने कहा, आप जानते हैं, सार्वजनिक रूप में कहा कि मैं चाहता हूँ ये मंत्री बने, शपथ लें, काम करें सरकार के अंदर। राहुल गांधी जी का अपना फैसला था, वो सरकार में उस समय काम नहीं करना चाहते थे, संगठन के लिए काम करना चाहते थे, देश में काम करना चाहते थे। ये उन दोनों का व्यक्तिगत निर्णय है। पर ये बार बार मोदी कहते हैं इनकी सरकार। वास्तविकता क्या है? गुजरात में किसकी सरकार है? सब जानते हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म हावी है गुजरात सरकार पर। बीजेपी की, एनडीए की जब सरकार थी, रिमोट कंट्रोल किसके पास था? हमारे यहाँ रिमोट कंट्रोल नहीं होते, वो आरएसएस के पास। आरएसएस जो अपने आप को एक मुखौटा डाल के घूमते हैं, इनको मुखौटों का बड़ा शौक है। ये इनके भी मुखौटे कई लाख में पूरे देश में बटे हैं, करोड़ों में बटे होंगे। जहाँ बैठते हैं लोग, अच्छे भले लोग, शायद चेहरा खूबसूरत लगे, इनका मुखौटा लगा देते हैं। आदमी ठीक नहीं लगते, महिलाएं ठीक नहीं लगती, ये भी हो रहा है। खैर वो बात अलग है। अब आरएसएस का एक मुखौटा है, वो भी 1950 से, जब से उनको सरदार पटेल जी को अंडरटेकिंग देनी पड़ी थी, अपना संविधान लिखना पड़ा था कि हम केवल एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन रहेंगे, हम कभी भी राजनीति में नहीं पड़ेंगे। आपको ये देखना है एज टू व्हाट इज़ द कैरेक्टर, दैट इज़ द रिमोट कंट्रोल इन पॉलिटिक्स ऑफ द आरएसएस, having given an undertaking, put this in their constitution that they remain a social and cultural organization. They are primarily a deeply political organization with the agenda which is communal and divisive. It is RSS which decides who will be the president of the Bharatiya Janata Party. RSS removed Advani, appointed Gadkari, removed Gadkari, appointed Rajnath. It was RSS which nominated Narendra Modi ji as the prime ministerial candidate for the BJP, and the BJP rubber stamped it. This is the truth. The moment Jhandewala sneezes, because Kailash Kunj in Nagpur is a bit far, all of them run in that direction. They take their instructions from there as loyal, obedient, disciplined members of the RSS and abide by it. That is where the danger is. That is the real center of power. That is where the decisions are made. These others, I feel sorry for some of them who say that they are tall leaders, but they are pretenders. Inside their hearts, they know where they stand vis-a-vis the RSS, which will take all the decisions. There is a last thing which I wanted to mention, was about Narendra Modi repeatedly talking about strong government and national security. Now, what is a strong government? Strong government does not mean that you keep on making loud noises or threatening statements or gestures. That this country has heard enough of. Strong government means when you have clarity, when you have ideological convictions,
when you are committed to provide an administration which delivers, which takes care of India's prime concerns on national security and defense. I don't have to give you the numbers of what we have done to strengthen defense, including on the India-China border, the new mountain divisions, the advanced landing grounds, the new airfields which have been activated, with the biggest planes landing in the remotest of areas next to the border. But the fact remains, which we have commented in the past, so it will be just repeating, that you don't have to, really be a big man physically. That's what he claims. Some image makers, he has an army of them, would have advised him to say कि मेरा 56 इंच का सीना है तो पूरा देश घबरा के सलाम करेगा. वो बात अलग है, उसकी ज़रूरत नहीं होती, उसके आधे में भी चलेगा. पर आपकी प्रतिबद्धता मजबूत होनी चाहिए, इरादे मजबूत होने चाहिए. और अगर आपके अंदर ऐसी सोच और विचार है कि आप पूरे समाज और देश को एक समावेशी सोच के साथ लेकर चल सकते हैं, तो हिंदुस्तान खुद ही मजबूत है. फिर हिंदुस्तान की सुरक्षा को खतरा नहीं हो सकता. अगर समाज टूटता है, समाज में कुछ लोग असुरक्षित महसूस करते हैं, तो बाहर के लोग आकर हिंदुस्तान को सुरक्षित नहीं कर सकते. पर बाकी जहाँ तक आंतरिक सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, एनडीए के शासनकाल में, पहले मैं एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूँ, दैट वी आर टोटली अगेंस्ट politicizing for partisan politics, national security, or the challenge threat of terrorism, which in the Congress view, all Indians must always rise as one, speak as one, to resist and defeat. Having said that, there were 22,000 Indians who became victims of terrorism during the 6 years of NDA regime, which is sad. But that was a grave threat to the country. And whereas when it comes to terrorism, the number is 800 in UPA 1 and UPA 2. कांग्रेस पार्टी कहती है भैया हमारी तो डीएनए हिंदुस्तान की है.